जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 18 अगस्त और दोस्तों आज हम तीन एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, तीनों ही हिंदू में से आए हैं। एक आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में से, जो टसल है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर द मैटर ऑफ आईएएस पोस्टिंग्स। दोस्तों अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईआर से संबंधित है। ये आर्टिकल बात करेगा कि मैरीटाइम पार्टनरशिप जो है, जो दोस्ती है, मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, इज दैट अ वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ इज दैट इवॉल्विंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही, देखिए ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बार बार हम बात करते रहते हैं, पोलर कैप्स है हमारी, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, कि पोलर जो कैप्स हमारी मेल्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट और कंटेक्स्ट पेज में से, यानी कि हिंदू एक्सप्लेन्स वाले सेक्शन में से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉजिंग द आर्कटिक वार्मिंग और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक व्हाई इज इट इज very important for India to understand about Arctic warming. And the question of the day will be towards the end of the video. Now, this question of the day has to be posted in a Telegram group. The name of this Telegram group is Editorials with Means Answer Writing. In order to get access to this Telegram group, what do you have to do? जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए और आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आपको ये इस चैनल पे रीडायरेक्ट नहीं किया जाता तो दोस्तों ये जो नंबर है 6280133177, मैं फिर से दोहराता हूँ 6280133177, आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ये हमारा नंबर है टेलीग्राम का और हम अपनी तरफ से हम आपको ऐड करेंगे। ऐसा हमको देखिए, कुछ बच्चे हैं जो बार बार स्पैम करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, कह के कि जी हमको ऐड नहीं किया जा रहा, हमको 15-20 दिन हो गए हैं आपको रिक्वेस्ट करे को। तो हमको कोई मजा तो नहीं आ रहा ना कि आपको जानबूझ के ऐड नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली स्पैम मत करिए, हर किसी को ऐड किया जा रहा है जो बच्चे जेन्युइनली इस इनिशिएटिव में जुड़ना चाहते हैं। और इस ग्रुप में क्या होगा, बेस्ट आंसर शेयर किया जाएगा आपके साथ। जो बेस्ट आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन आपको मैं आज दूंगा, इसका बेस्ट आंसर आपके पास कल दोपहर को 12 बजे तक का टाइम है, आप अपने आंसर इस पे पोस्ट करते रहिए। शाम को 6-6:30 बजे जब वीडियो आएगा तो आपके साथ बेस्ट आंसर शेयर किया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है जहां पे आपके साथ मॉडल आंसर भी शेयर किया जाता है ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ एज फार एज द बेस्ट आंसर, जो कल हमने ट्राइबल्स और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी, तो जो बेस्ट आंसर है वैशाली का है। वैशाली का कपल ऑफ डेज बैक पहले भी वैशाली का बेस्ट आंसर में आया था, तो वेरी वेल डन वैशाली। एंड वैशाली ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिया है आंसर का। यहाँ पे पहले तो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करते हैं और वाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट और वाई इज इट वेरी सिग्निफिकेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द एंडाउमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देन ये बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है और ज़रूरत क्या है, महत्वता क्या है, ज़रूरत क्या है और इसमें चैलेंजेस इन्वॉल्व क्या आते हैं। फिर बहुत अच्छी बात मेरे को यहाँ पे जो लगी, मनमीत मैम भी आंसर पढ़ रहे थे, देखिए अब यहाँ पे आपने स्कीम्स के बारे ज़रूर लिखना है, तो जो योजनाएं हैं पर्टिनेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बात क्या करी गई है, क्वेश्चन में बात करी गई है फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज मेंशन्ड है वर्ड। तो कोई जो स्कीम्स है हमारे आदिवासियों के लिए है ना, जैसे यहाँ पे वन धन योजना है, या यहाँ पे PMG1 योजना है, या वन बंधु कल्याण योजना है, या अगर हम बात करें MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स है भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई है, क्योंकि 150 शब्दों का हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा हमने PhD तो करनी नहीं है ट्राइबल्स के ऊपर, कोई ज़्यादा डिटेल में हमने 5 पेजेस में तो आंसर लिखना ही है। तो ये हमने स्कीम्स के बारे यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक लाइन में बता दिया कि स्कीम्स का स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था और किस कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है, बिकॉज हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और अंत में इन्होंने वे फॉरवर्ड की बात करी है, ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कल कला कॉटन की बात करी थी, जो कच्छ रीजन में जो ग्रो करी जाती है, ठीक है, बैम्बू की यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे कुछ जो वे फॉरवर्ड में इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आंसर को पिन करा जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स मॉडल आंसर भी शेयर करा जाएगा। Now let's come back to our editorial charcha, and the first article is written by R.K. Raghavan. Now, as you know that he's a former IPS officer, former CBI director, very vocal, and from time to time काफ़ी important issues के ऊपर, चाहे वो related to administration है, related to bureaucracy है, related to security issues है, ये इनके articles हिंदू में आते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। अब देखिए, हम आईएएस बनते हैं, हम आईपीएस बनते हैं, है ना। अब किसी भी बच्चे से पूछे कि आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते हो, तो आंसर क्या आता है, जी मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, है ना, सोशल सर्विस की भावना आती है कि जी हम कुछ देना चाहते हैं सोसाइटी को वापस। अदरवाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, आप आईएएस आईपीएस के अलावा कॉर्पोरेट्स में भी जा सकते हैं, कहीं एमएनसी में काम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी और कर सकते हैं आईएएस आईपीएस के अलावा, लेकिन आप एक पर्पस करके यहाँ पे आते हैं।
अब एक पर्पस करके आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो चाहे आपकी पोस्टिंग मिजोरम में हो, चाहे आपकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हो, चाहे आपकी पोस्टिंग हैदराबाद में हो, चाहे आपकी पोस्टिंग झारखंड में हो, कहीं मर्जी हो, आपको तो काम करना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल सर्विस, कि भाई आपने समाज के लिए काम करना है, अपलिफ्टमेंट करना है ना, फॉर द डिसएडवांटेजियस। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और इस ऑब्जेक्टिव से हम आने वाले 30-35 साल अपनी नौकरी करते हैं, चलो 30 से 35 साल एवरेज तो आप नौकरी करेंगे, अज्यूमिंग आप 25 से 30 साल की उम्र के बीच में लाइक करते हैं और आप इसी एज ग्रुप में अगर आप अपना क्रैक करते हैं यूपीएससी एग्जाम, तो आपको यानी कि तैयार होना चाहिए कि आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं। आप पंजाब से हैं लेकिन हो सकता है आपकी पोस्टिंग केरल में हो, आप केरल से हैं हो सकता है आपकी पोस्टिंग मेघालय में हो, ठीक है, कहीं भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग। तो आपको कैडर कोई भी मिल सकता है, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज वाई, ये जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस है, आईपीएस है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो आपको कहीं पे भी तैनात किया जा सकता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि भारत सरकार ये बार बार क्यों बात कह रही है कि जी हमारे पास डेपुटेशन के लिए लोग आते ही नहीं है ना। अब भारत सरकार ने पीछे क्या कहा था, भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया ऐसा है, वैसे तो आगे पीछे हम अफसरों को पूछते हैं कि भी अगर आप यहाँ पे हमारे पास आना चाहते हैं, अफसरों की अपनी मर्जी भी होती है कि जी हमने 12-13 साल अब राज्य सरकार में काम कर लिया है, अब हम थोड़ा डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं किसी मिनिस्ट्री में। भारत सरकार ने पीछे कहा था कि भाई ऐसा कि अफसर हमारे पास आ नहीं रहे हैं, तो या तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हमको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती धक्के से अफसरों को बुलाना पड़ेगा, यानी कि चाहे राज्य सरकारें ना भी अलाउ करेंगे जी हम अपने ऑफिसर्स को नहीं आपके पास रिलीज करेंगे, तो भी हमको मंगवाना पड़ेगा। दो बातें यहाँ पे आती है, पहली बात तो राज्य सरकार परमिशन देगी अपने अफसरों को सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए विदाउट, भाई पहले अफसर को तो पूछ लो ऑफिसर जाना भी चाहता है कि नहीं जाना चाहता। ऑफिसर कहता है जी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हर कोई प्रेफर करता है मेरे को अपनी स्टेट पोस्टिंग मिली रहे, है ना, भाई वहाँ पे मेरा रुतबा है, वहाँ पे मेरी बहुत पावर है और वहाँ पे मेरी बहुत वाह है, अपने ही होम कार्डर में मैं पोस्टेड हूँ, ठीक है। अब बात यह आती है कि चलो अब जोर जबरदस्ती से तो किसी को आप डेपुटेशन पे नहीं बुला सकते हो, एक बात। दूसरी बात, जो अफसर हैं अब वो अपने स्टेट कैडर में बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। तीसरी बात, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या इंसेंटिव आप अफसरों को दे रहे हैं, चाहे वो आईएएस है चाहे वो आईपीएस है, कि वो आपके पास डेपुटेशन के लिए आए। आप कोई ऐसे इंसेंटिव्स भी क्रिएट करेंगे तभी जाके वो आएंगे ना। अब क्या कारण रहते हैं, क्या कारण रहते हैं कि भाई वो नहीं, अफसर जो है स्टेट कैडर में अपने आराम से कोजी अपनी पोस्टिंग को छोड़ के, अपने आराम से ऐशोआराम को छोड़ के वहां पे नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत पॉजिटिव्स भी हैं, अगर आप भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप सीआरपीएफ में काम कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे हैं बतौर एन आईपीएस ऑफिसर, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसी काम करके हम तैयारी करते हैं कि भाई हम चाहे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ठीक है, वातावरण की प्रिजर्वेशन की बात आती है, इसमें हम पॉलिसीज बना सकें, है ना। देखिए अभी तो जब हम नए जब आईएएस आईपीएस बनते हैं तो हमको पॉलिसीज फॉलो करनी होती हैं जो राज्य सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने बनाई है, लेकिन 15-20 साल जब आप अपनी सर्विस में देते हैं, 12-15 साल के बाद आप उस पोजीशन पे आ जाते हैं जब आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली आपको सेटिस्फैक्शन भी देता है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल का मौका मिलता है, यूएन के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, डब्ल्यूटीओ के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी, ये प्रोस्पेक्ट्स होने के बावजूद भी ये सफिशिएंट नहीं है कि अफसरों को वो अट्रैक्ट कर सके कि भाई हम दिल्ली आके सेंट्रल डेपुटेशन में काम करें ना। अब रिलक्टेंस क्यों है? पहली बात तो कहा जाता है अभी बहुत रिगरस शेड्यूल है भारत सरकार का, ठीक है। आप देखिए 2014 से मोदी जी आए तो अक्सर देखिए कहा जाता है कि मोदी जी बहुत पंक्चुअल हैं, वो सुबह टाइम पे पहुंचते हैं, 18 घंटे का उनका वर्क शेड्यूल है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कहते हैं कि जी हमको भी बहुत काम करना पड़ता है, 15-15, 16 घंटे काम करना पड़ता है, तो करना भी चाहिए। आप देखिए आपको अगर आपने एग्जाम क्रैक करा है तो आपने 9 to 5, तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि 9 to 5 तो कोई जॉब नहीं रही है, ना सरकारी जॉब रही है, ना आपके पास प्राइवेट जॉब आज के टाइम पे। इवन टीचिंग की जॉब की भी बात करें, टीचिंग में भी कोई 9 to 5 वाला काम नहीं रहा आज के टाइम पे, ठीक है। तो अब कारण क्या माना जाता है, व्हाट इज द रीजन दैट दे रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेपुटेशन, कि भाई लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। रिपोर्ट्स में हल्का सा अगर 19-20 का फर्क हो तो हमको डांट भी पड़ सकती है, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ सकती है, ठीक है। अब रिपोर्ट्स बहुत ऊपर जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाती हैं, है ना। तो अब देखिए ये सब बातें तो ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा है ना, अगर इस तरह की अब एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है ना, अगर एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए भी अगर इंकरेज करा जा रहा है ना। तो अब उसके बाद अब अफसरों को लगता है कि भी यहाँ पे कंफर्ट्स बड़े कम हैं, अपने राज्य सरकार में हम बैठे हैं, बहुत कंफर्ट्स हैं, बहुत वहाँ पे रुतबा है हमारा,
ठीक है। और उसके अलावा अपने घर से दूर बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी फैमिली को दूर, अपने घर से दूर होके, अपने ऐशोआराम से दूर होके, अपनी फैमिली से दूर होके, तो ये सब कारण आ जाते हैं जो रिलक्टेंस शो करते हैं। अगेन हर एक ऑफिसर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिस इज अ जनरलाइज थिंग कि भाई हर एक ऑफिसर जो है वो जानबूझ के वहाँ पे दिल्ली में नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ दीज एक्सप्लिसिट रीजन। यहाँ पे एक इन स्पेसिफिक कुछ बातें करी गई हैं जो कॉमन कुछ रीजन यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। अब ये कंसर्निंग क्यों है? देखिए डेफिशिएंसी है, शॉर्टफॉल है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टफॉल है, स्पेशली एट द लेवल ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरीज एट द सेंट्रल लेवल। अब ठीक है, लेटरल एंट्री स्कीम शुरू करी है जहां पे इंकरेज करा जा रहा है कि क्वालिफाइड लोगों को, क्वालिफाइड पर्सोनल को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, बेसिकली टेक्नोक्रेट्स को, है ना, ब्यूरोक्रेट्स तो जनरलिस्ट है ना। अब हम कितनी सारी चीज पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट भी पढ़ते हैं, तो स्पेशलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं हम पॉलिटी में, एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में, या हिस्ट्री में, या ज्योग्राफी में, आयर में, हम तो जनरलाइज्ड हैं। लेकिन अब इंकरेज करा जा रहा है लेटरल एंट्री स्कीम के द्वारा कि टेक्निकल लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को भी यहाँ पे लेके आया जाएगा। लेकिन अगेन लेटरल एंट्री स्कीम के द्वारा भी बहुत कम नंबर है, ठीक है, बहुत कम नंबर ऑफ सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि सेंट्रल लेवल पे आ पाएंगे और कोई डिफरेंस कोई बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर पाएंगे। अब अगर हम आईपीएस की बात करें, आईपीएस कैडर की बात करें, तो बहुत वैकेंसीज हैं कहाँ पे, जो आपकी सेंट्रल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज है, बीएसएफ है, आपकी पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आ जाती हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, एनआईए, तो वहां पे भी शॉर्टफॉल है। अब आयरॉनिकली जो नॉन आईपीएस, अब देखिए जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देके जाते हैं तो वो नॉन आईपीएस कैडर हो गया ना। जैसे अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देके आप यहाँ पे आए हैं, सीआरपीएफ में या बीएसएफ में आए हैं, करता तो वो भी यूपीएससी कंडक्ट है ना, वो भी पेपर तो यूपीएससी करता है। लेकिन अगेन आप नॉन आईपीएस, आप हो सकता है आप आगे जाके प्रमोट भी हो जाए एज एन आईपीएस, लेकिन आप फिर भी नॉन आईपीएस कैडर में से आएंगे। अब जो नॉन आईपीएस डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उनकी हमेशा लड़ाई रहती है, मतभेद रहते हैं होम मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। क्यों? क्योंकि जो कार्डर रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि जो नॉन आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो ऊपर पोजीशन तक पहुंच सके, कि वो अप दी हायरार्की पहुंच सके, है ना। क्योंकि अप दी हायरार्की यानी कि टॉप मोस्ट जगह, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, जो डीजी लेवल पोजीशन है, ठीक है, चाहे वो एनआईए में हो, चाहे वो सीबीआई में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, वो आईपीएस कैडर ऑफिसर्स की ही होती है। तो अगर आईपीएस कैडर ऑफिसर्स आना ही नहीं चाहते हैं तो आप दीजिए मौका नॉन आईपीएस कैडर के ऑफिसर्स को कि वो ऊपर तक जा सके। अब ये थोड़ी बेसिक बातें हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, कौन एग्जाम कंडक्ट करता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी कंडक्ट करता है। हर साल 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वैसे तो कहते हैं कि कोई यहाँ पे गिनती नहीं है, लेकिन लगभग 3 से 4 लाख लोग जो है अप्लाई करते हैं। अब 3 से 4 लाख लोग एग्जाम देने तो नहीं आते, प्रीलिम्स देने तो नहीं आते हैं। पोजीशन कितनी होती है? 1000 पोजीशन होती है। तो ये सब रियलिटी है, ये सब रियलिटी के साथ अब अपनी तैयारी करते हैं कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो 0.00001% है। अब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो कि रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका प्री मेंस इंटरव्यू, ये आपको पता ही है जो प्रोसेस है पूरा एग्जाम का, अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसकी होती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। जो कैडर एलोकेशन वगैरह का काम होता है वो कौन करता है? डीओपीटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कैडर दिया जाता है, कोई भी आपका कैडर होगा, स्टेट कैडर होगा, वहां पे जाके आपने सर्व करना होता है। तो कायदे से तो आप वहां पे सर्व करिए। अब देखिए, अब आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आपको डेपुटेशन पे आना है, लेकिन 12-13 साल की नौकरी के बाद, 15 साल की नौकरी के बाद आप चाहें तो आप डेपुटेशन पे भी आ सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है? अक्सर देखा जाता है कि जो खास करके जो ऑफिसर्स हैं, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के हैं, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं या साउथ इंडिया में पोस्टेड हैं, सदर्न स्टेट्स में पोस्टेड हैं, उनको लगता है कि चलो 12-13 साल यहाँ पे हो गया, अब हम दिल्ली चले जाते हैं, कि चलो घर के पास आ जाएंगे, है ना, घर के थोड़ा और पास आ जाएंगे। तो लेकिन अक्सर ये एटीट्यूड यहाँ पे देखा जाता है, जो कि अब इस आर्टिकल में आर के राघवन कह रहे हैं कि भी इंकरेज करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए कि चाहे आप तमिलनाडु में पोस्टेड हैं, चाहे आप कश्मीर में पोस्टेड हैं, चाहे आप अरुणाचल में हैं, चाहे आप गुजरात में हैं, कि क्या इंसेंटिव्स हैं कि आप दिल्ली में आके अपना योग देखिए। 12-15 साल में आपने काफी कुछ सीखा है, 12-15 साल की आपने नौकरी करी है राज्य सरकार में, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस तो आपके पास काफी है ना, तो वो योगदान जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। अब देखिए, अब आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें, उनको सस्पेंड करना, फायर करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही होती है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, लेकिन जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है दैट इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, except that a state cannot impose a major penalty on delinquent IAS officer for any misconduct। तो जो सस्पेंशन है किसी अफसर का from the service by state government, that has to be ratified, that has to be agreed in principle by the central government before the end of 3 months। तो ये एक सेफगार्ड है कि भी आर्बिट्री तरीके से आप यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा हो या आपने अपना कुछ रिवेंज लेना हो, बदला लेना हो, तो जो भी रूलिंग पार्टी स्टेट गवर्नमेंट की है, किसी भी स्टेट में हो, तो वो बदला लेने के लिए ऐसे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड ना करे। तो एक तरह का ये सेफगार्ड है, इतना आसान नहीं है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को निकालना।
अब एम्पावरिंग द सेंटर की बात करें, देखिए जरूरी है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम इस बात को लेके इस विषय को, इस टॉपिक को उठाए, बातचीत करे कि भैया समस्या है हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की कमी है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं राज्य सरकारों को कि आप अपने कुछ ऑफिसर्स को रिलीज करिए ताकि वो हमारे पास नौकरी कर सके, हमारे पास काम कर सके। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट करी है, अब अमेंडमेंट सेंटर को तो जरूर एम्पावर कर रहा है कि भाई हम हमारी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई यहाँ पे हम जिस अफसर को चाहेंगे अपने पास बुलाएंगे, है ना। लेकिन अब क्या इस बात को स्टेट, बिकॉज देखिए अब हम कंप्लीटली ये तो नहीं कह सकते ना यूनिटरी स्टेट है ना, फेडरल फीचर्स भी आते हैं हमारे यहाँ पे, क्वाजी फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट इस बात को अग्री करेंगे कि नहीं करेंगी, तो दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। नेवरदलेस ये बात अंत में बहुत समझनी जरूरी है कि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जहां पे बात आती है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव स्टेबिलिटी की भी बात आती है, ब्यूरोक्रेटिक स्टेबिलिटी की भी बात आती है। तो हमको स्टेबल सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज चाहिए। स्टील फ्रेम की हम बात करते हैं, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ताकि हम डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को और बढ़ावा दे सके। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे जो करी गई हैं। फिर बात करेंगे जब द मैरिटाइम पार्टनरशिप इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट जो जिस चर्चा में बात करी गई है वो इस करके है बिकॉज यहाँ पे एक यूएस की कार्गो शिप है, ठीक है, वॉरफेयर शिप नहीं है, कोई ऐसा लड़ाई वाला वाहन नहीं है, कार्गो शिप है, ठीक है, जिसमें गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्या नाम है कार्गो शिप का? चार्ल्स ड्रू। अब ये यहाँ पे स्टेशन करी गई है फॉर सम रिपेयर वर्क एट एन इंडियन फैसिलिटी इन चेन्नई, ठीक है। अब ये जो इंडियन फैसिलिटी इन चेन्नई है वो किसकी है? लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है उसकी है। कहाँ पे? कट्टुपल्ली डॉकयार्ड में, चेन्नई में, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज ये पहली बार है कि हमारे मिलिट्री रिलेशनशिप में ये देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम जो अग्रीमेंट है लेमोआ की बात करें, हमने 2016 में 2017 में साइन किया था, लेकिन इसके चलते हम मिलिट्री एक्सचेंज की बात करें, नेवल एक्सचेंज की बात करें, ज्यादा बातें यहाँ पे नहीं आई थी, ठीक है। ऑल्दो हम अपने स्ट्रेटेजिक, अब अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय है। अमेरिका को बहुत खुशी मिलती है किसी भी देश को अपना अलाय कहने से, है ना, क्योंकि अमेरिका के लिए अलाय वर्ड बहुत बड़ा है। हमको नहीं इतना अच्छा लगता कि हमको अमेरिका अलाय बोले बिकॉज ऑब्वियसली इन कंटेक्स्ट ऑफ द contest between America and Russia, so we don't like that anybody calls us an ally, but nevertheless we like Americans calling us as friend, whether it's Joe Biden, whether it's Barack Obama, whether it's Donald Trump or whatever. But this is very interesting which has happened. Although हमारे bilateral जो strategic ties हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में काफी इंप्रूव हुए हैं, है ना, लेकिन ये जो रेसिप्रोकल है रिपेयर ऑफ मिलिट्री वेसल्स का, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो अभी तक हमने अचीव नहीं करा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हमने अचीव करा था? पहले जो अमेरिका के जहाज हैं वो पहले यहाँ पे एलएनटी तो पहले भी यहाँ पे थी। एलएनटी को ऐसा तो नहीं कि आज कोई नई कंपनी बनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। और एलएनटी के जो शिप जो डॉकयार्ड्स हैं वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसा पहला क्यों था? पहले क्यों नहीं था कि भी अमेरिका के जो जहाज हैं, चाहे वो कार्गो शिप्स ही क्यों ना हो, कि रिपेयर के काम के लिए, मेंटेनेंस के काम के लिए वो यहाँ पे नहीं आ रहे थे। अब ब्रॉडर टेम्पलेट की बात करें, अब इस साल अप्रैल में 2+2 डायलॉग कंडक्ट करा गया था। 2+2 डायलॉग यानी कि जो यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और डिफेंस सेक्रेटरी हैं और यहाँ के भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके बीच में जो डायलॉग कंडक्ट करा गया था, यानी कि दो हमारे 2+2 डायलॉग, ठीक है। और कौन से देशों के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दोनों देशों ने अग्री करा कि हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें कि कैसे हम इंडियन शिपयार्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, कि कैसे जो हमारी कार्गो शिप्स हैं, चलो हम कार्गो शिप्स की ही बात करें कि रिपेयर वर्क है शिप्स का, जहाजों का मेंटेनेंस वर्क है, तो जो यहाँ पे इंडियन जो शिपयार्ड्स हैं, डॉकयार्ड्स हैं, चाहे वो गुजरात में हो चाहे वो चेन्नई में हो, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिकन शिप्स को रिपेयर करने के लिए। अगेन नॉट द वॉरफेयर शिप्स बट सिंपल कार्गो शिप्स, ठीक है जी। अब यहां पे बात आती है मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड की, इसके बारे में आगे जाके भी बात करेंगे। मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड क्या है? अब जो मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड है दैट क्लियर्ड द फैसिलिटी एट कट्टुपल्ली फॉर द रिपेयर ऑफ यूएस मिलिट्री वेसल्स। नाउ डॉकिंग ऑफ द यूएस मिलिट्री वेसल्स एट एन इंडियन फैसिलिटी, दिस बोथ शोज अ फंक्शनल एंड अ जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। तो अगर हम फंक्शनल इंप्लीकेशंस की बात करें फंक्शनली, तो दिस मीन्स कि हम लेवरेज उठा रहे हैं जो लेमोआ एग्रीमेंट यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो हमने 2017 में साइन किया था, जो कि मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। लेकिन अभी तक इस अग्रीमेंट के चलते जो हमारी कोऑपरेशन रही है बहुत लिमिटेड रही है। दैट हैज बीन ओनली कन्फाइंड टू कि भाई हमने एक्सचेंज ऑफ फ्यूल या रीफ्यूलिंग अगर करी गई है या ड्यूरिंग जॉइंट एक्सरसाइजेस जहाजों को रीफ्यूल करा गया, वो लिटिल दैट, ठीक है। बट विद द अराइवल ऑफ दिस यूएस मिलिट्री वेसल एट एन इंडियन डॉकयार्ड, जो टेम्पलेट है हमारे लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन का, ये अब और ब्रॉडन होने वाला है और ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज बिकॉज उसी तरह से जो हमारे जहाज हैं वो भी अमेरिका में जाके रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है, अंडर दिस लेमोआ एग्रीमेंट। अब 5 साल तो हो गए, अब तब उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी तक इसको इतना ज्यादा फंक्शनलाइज नहीं करा गया था इस एग्रीमेंट को। नाउ दिस ऑल्सो शोज
अगर हम अपनी इंडिजिनस बूस्ट की बात करें, पिच फॉर आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें, दैट ऑल्सो शोज कि भाई हमारे यहाँ पे डॉकयार्ड जो है, इंडियन जो डॉकयार्ड्स हैं, शिप डॉकयार्ड्स हैं, यहाँ पे हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, अमेरिका हो या कल को और भी कंट्रीज के जहाज यहाँ पे रिपेयर के लिए आना चाहे, तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो दैट शोज द ग्लोबल इंडोर्समेंट ऑफ द इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। और in the recent years Delhi has sought to showcase its private shipyards and particularly L&T। तो L&T ने डेवलप करे हैं सिग्निफिकेंट शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी, कहां पे, एट इट्स यार्ड इन हजीरा जो गुजरात में है, और कट्टुपल्ली जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ना ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज देखिए अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में ये भी पढ़ा था कि इंडियन, अब अगर हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला इंडिजिनसली जो कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, तो इसके चलते हम अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें, रिसेंटली इंडियन नेवी को ये जहाज मिला है, तो इसके चलते जो हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसका पोटेंशियल ग्लोबल स्तर पर काफी प्रमोट किया जा रहा है। और जो स्पिरिट्स हैं, बिकॉज ऑफ INS विक्रांत, ऑलरेडी जो स्पिरिट्स हैं हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के, ऑलरेडी दे वर राइडिंग ऑन अ वेरी हाई वेव आफ्टर द INS विक्रांत। नाउ अगर हम जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करें, देखिए अमेरिका के साथ बायलेटरली भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हम ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। चलो नेवल एक्सरसाइजेस तो हम करते रहते हैं, ऐसे जो अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की, वो तो होती रहती हैं, ठीक है, नेवल ड्रिल्स तो होती रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी बात है, हम इंडिया और अमेरिका की दोस्ती के लिए, कंसोलिडेशन ऑफ क्वाड के लिए, क्वाड में और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, तो उनके जहाज़ों ने भी यहाँ पे आना है हमारे शिपयार्ड्स में रिपेयर के लिए, वो भी आ सकते हैं, है ना। अब डिस्पाइट इट्स इंटेंशन कि हम चाहते हैं कि भी लॉजिस्टिकल एक्सचेंजेस हो अमंग द क्वाड मेंबर्स, लेकिन बहुत सालों से 2021 से पहले की मैं बात करूं, बिकॉज 2021 के बाद 2020 के बाद तो हम काफ़ी असर्टिव हो चुके हैं, लेकिन बहुत सालों से पहले हम जो थे वो हम डिजिस्ट कर रहे थे एनी टेम्पटेशन ऑफ ऑफरिंग फॉरेन वॉरशिप्स एक्सेस टू इंडियन फैसिलिटीज। क्यों? बिकॉज हमारी स्टैब्लिशमेंट को इस बात की चिंता थी अगर इस तरह का कदम हम उठाते हैं तो चाइना कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि चाइना के साथ हम बहुत ट्रेड करते हैं, और कहीं इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह का जो लॉजिस्टिकल एक्सचेंज, ये जो प्रोग्राम है, ये एंटी चाइना ना दिखे। बट नाउ वी डोंट केयर फॉर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू कंटेन चाइना, राइट। नाउ वी आर वेरी एक्टिवली वर्किंग विद अमेरिका, विद ऑस्ट्रेलिया, विद जापान, एज फार एज कंटेनिंग चाइना इन द चाइना पीड़ित समाज, शैल बी से द इंडो पैसिफिक रीजन इज कंसर्न, राइट। एंड वैसे भी ग्लोबल कॉमन्स की बात आती है, ओशन जो है वो ग्लोबल कॉमन है, वो किसी की जागीर नहीं है, चाइना की जागीर नहीं है, अमेरिका की जागीर नहीं है। बट समहाउ वी फील वेरी कंफर्टेबल द फैक्ट दैट अब ये थोड़ी हमारी फॉरेन पॉलिसी की क्रिटिसिज्म में भी बात आ जाती है, दैट वी फील वेरी कंफर्टेबल इफ अमेरिका इज शोइंग और इंक्रीजिंग इट्स नेवल प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, बट वी हैव अ सीरियस इशू व्हेन चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स नेवल प्रेजेंस इन द रीजन। खैर, अगर हम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात करें इन इंडिया स्टैंड, अब जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं दैट लुक वी आर वेरी रेडी, वी आर विलिंग कि हम और एम्बिशियसली अपने भारत के और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को और बढ़ावा दे सकें। और जो हमारा ये जो डिसीजन है कि हम रिपेयर फैसिलिटीज को ओपन अप करेंगे फॉर द US मिलिट्री, नाउ दिस सजेस्ट्स, ये बात ये रिफ्लेक्ट करता है कि भी हम और भी ज्यादा रेडी हैं कि हम जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, केवल अमेरिका के नहीं, लेकिन जो हमारे बाकी क्वाड पार्टनर्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनके भी मैरीटाइम इंटरेस्ट को हम अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव बाय अमेरिका भी है? डेफिनेटली ये बहुत एक इंक्रीमेंटल स्टेप है। देखिए इंडियन ओशन ट्रायंगुलर है ना, इंडियन ओशन जो आपका ट्रायंगुलर इन शेप होता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना। तो एक आपका आता है ईस्टर्न इंडियन ओशन आ जाता है, अगर आप मैप देखेंगे, यहाँ पे मैंने मैप नहीं डाला, और एक आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन आ जाता है। जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो क्या है आपका, वो आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, और जो आपका ईस्ट इंडियन ओशन है, यानी कि आपका ये जो चाइना पीड़ित समाज आ जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन आ जाता है, ये वो वाला रीजन है। तो डेफिनेटली अब अमेरिका भी इस रीजन में, और वैसे भी अमेरिका लुक्स अप टू इंडिया एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू दिस रीजन। अमेरिका लुक्स अप टू इंडिया एज द पिवट टू द इंडो पैसिफिक रीजन। वो और बात है कि अमेरिका हमको मिलिटरीली या सबमरीन्स के मामले में इतना हेल्प करने की बात नहीं कर रहा, बिकॉज अगेन ऑकस एग्रीमेंट के चलते वो जो क्लियर कट एक डिफेंस अलायंस है, वहां पे अगेन ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। लेकिन नेवरदलेस कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, मैरीटाइम एक्सरसाइज अगर हम इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई है, तो नेवरदलेस ये शुरुआत है। क्या पता आने वाले समय में जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं वो भी आ सकती हैं हमारे शिपयार्ड्स में, बट नेवरदलेस अमेरिका इज मूविंग वेरी क्लोज टू बॉल्स्टर इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब जहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात आती है, तो वहां पे इंडिया और अमेरिका काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि कैसे चाइना को कंटेन किया जा सकता है। इनफैक्ट नेटो हैज ऑल्सो रेज दिस कंसर्न। इनफैक्ट नेटो इज ऑल्सो वेरी विलिंग एंड रेडी टू प्ले अ वेरी एक्टिव सिक्योरिटी रोल in this Indo-Pacific region, right? And for that, NATO के लिए for NATO to play this very active security role, India की cooperation बहुत essential रहेगी यहाँ पे। And definitely आने वाले समय में this can kickstart a process which will culminate in India opening up its naval bases, और इस बात को हम ध्यान से नोट करें, for friendly foreign warships,
इरिस्पेक्टिव कि वो फ्रेंड हमारे चाइना के फ्रेंड है कि नहीं है, बट वी आर विलिंग टू ओपन दिस अरीना एज वेल। Now mutual benefit की बात करें, now often it is said that look, Delhi is not walking on the same page as America is walking in context of the Russia-Ukraine war, that Delhi and America are on different pages. But nevertheless, that doesn't mean that we can't show, because that is our own interest. I mean, we don't have to follow every time what America is following. We're not chamchas of America. But nevertheless, greater India and America synergy in the Indian Ocean region, that is obviously a signal for more, strengthening. That is obviously a signal for strengthening the bilateral rishtes, the bilateral ties. And definitely this will also revive the talk about bilateral relation as a defining partnership in the Indian Ocean. यानी कि इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, यानी कि एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है अगर इंडिया और अमेरिका अपने बायलेटरल रिश्ते को इंडियन ओशन में और बढ़ावा दे सके, तो इंडियन ओशन का फ्यूचर, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी यहां पे डिसाइड की जा सकती है। और जो नैरेटिव है इंडिया का कि भी जो नैरेटिव है कि भी हमारे पास, हमारी नेवी के पास, और वो है भी, हमारी बहुत डोमिनेंस है राइट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ये इंडिया और अमेरिका के जो बायलेटरल रिश्ते हैं, खास करके मैरीटाइम डोमेन में अगर बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली दिस विल स्ट्रेंथन द नैरेटिव ऑफ इंडियाज पोटेंशियल कि हम चाइना के नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं, एक अग्रेसिव चाइना को कंटेन कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बहुत क्विकली बात करेंगे CMF के बारे, यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बारे। क्विक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये यहाँ पे पर्टिकुलर बात इस एडिटोरियल में मेंशन नहीं थी। ये है क्या, CMF है क्या, है ना? इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है CMF का, इंडिया एक मेंबर नहीं है CMF का। CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है। कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? ये हेडक्वार्टर्ड है बहरीन में। पर्पस क्या है कि भी देखो, चाहे पायरेसी इश्यूज हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड करना है, स्टेबिलिटी की बात आती है, प्रोस्पेरिटी की बात आती है, किस कंटेक्स्ट में? इंटरनेशनल वाटर्स के कंटेक्स्ट में। तो उस बात को प्रमोट करने के लिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एटसेट्रा, इस बात को ये कॉमन चैलेंजेस को कंटेन करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, और इसका जो मैंडेट है टू अपहोल्ड द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना? नाउ अब ये क्यों जरूरी है इंटरनेशनल वाटर्स? बिकॉज इंटरनेशनल वाटर्स में से काफी सिग्निफिकेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे कितना करोड़ों का, अरबों करोड़ों का ट्रेड डे बाय डे पास करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मगरम, लाइक अब अभी कुछ दिन पहले हमने हैम्बन तोता पोर्ट की भी बात करी थी, है ना? तो हैम्बन तोता पोर्ट में वो जो स्पाई शिप, जो सो कॉल्ड सैटेलाइट सर्वेलेंस शिप जो पाया गया था चाइना का, युआन वैंग 5, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे बहुत सारा ऑयल, ट्रेड, कार्गो एक्सेट्रा पास किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 34 मेंबर हैं, 34 मेंबर्स का नाम आप पढ़ सकते हैं जब आप इसको PDF को डाउनलोड करेंगे। एक एक देश का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली क्या है, एक बात, इस अलायंस में तो इसको 2001 में स्टैब्लिश करा गया था और ये हेडक्वार्टर्ड है बहरीन में। एक बात यहां पे समझनी जरूरी है कि चाइना इसका मेंबर नहीं है और पाकिस्तान इसका मेंबर है और भारत एसोसिएट मेंबर है, ठीक है? नाउ वी हैव फॉर्मली कमेंस्ड आवर कोऑपरेशन एज एन एसोसिएट मेंबर। Now this comes months after India had announced its intention to join the grouping, कि कैसे इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इस ग्रुपिंग के जो गोल्स हैं, जो रीजनल सिक्योरिटी गोल्स हैं, खास करके मैरीटाइम डोमेन में, हम कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। और ये हमारी कमिटमेंट दिखाता है कि हम ऐसे बातें नहीं करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके। हम देखिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, स्टेबिलिटी की बात जब इंडियन ओशन में आती है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव जो कि मोदी जी ने इनिशिएटिव जो कॉइन किया था 2015 में, तो इसको लेके हम भी बहुत सीरियस है। तो दिस शोज आवर कमिटमेंट एज फार एज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन द मैरीटाइम डोमेन इज कंसर्न्ड इन द इंटरनेशनल वाटर्स, वेदर दैट्स इंडियन ओशन, वेदर दैट्स पैसिफिक ओशन, व्हाटएवर ओशन दैट माइट बी। नाउ अब यहाँ पे कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात आती है, लेकिन देखिए हम अभी फॉर्मली मेंबर यहाँ पे नहीं बने हैं, बिकॉज देखिए अगेन पाकिस्तान नेवी जो है वो बहुत एक की मेंबर है। So obviously that is a very like contradictory thing within the bloc that, तो anyhow अब लेकिन according to the CMF website वो ये कहते हैं कि जो associate members है ना, अगर उनके पास टाइम है, अगर उनके पास कैपेसिटी है, वो किसी भी किस्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं हमारी ग्रुपिंग को, तो दे आर मोर देन वेलकम। लेकिन हमने बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट करा है इस ग्रुपिंग को, है ना? हमने बहुत एक्टिवली, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, देखिए वेस्टर्न इंडियन ओशन यानी कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका जो आ जाता है, तो बहुत सारे पायरेसी इश्यूज वहां पे रहते हैं ना, पायरेट्स के इश्यूज वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमारी नेवी ने बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट करा है इस ग्रुपिंग में एज फार एज योर वेस्टर्न इंडियन ओशन इज कंसर्न। नाउ फिर अंत में बात करेंगे मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड की। ये क्या है? मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड बेसिकली दिस इज चार्ज विद डिलीवरिंग सप्लाईज टू द यूएस बेसिस, और ये डील करता है ओनली जो आपके कार्गो वेसल्स हैं, ट्रांसपोर्ट वेसल्स हैं ऑफ द यूएस नेवी, ठीक है? अब ये जो अग्रीमेंट है विद इंडिया फॉर द रिपेयर ऑफ यूएस मिलिट्री वेसल्स, दिस इज लिमिटेड टू ओनली कार्गो शिप्स। ये आपको बात याद रहे, दिस इज लिमिटेड टू ओनली कार्गो शिप्स, ठीक है? अब देखिए, अब ये बात आने वाले समय में, नाउ व्हाई डू वी फॉल शॉर्ट ऑफ अ ग्रेटर मैरीटाइम एक्सरसाइज रोल बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? बिकॉज देखिए अब जो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं,
क्या आने वाले समय में वो अपने वॉरशिप्स को, अपने डिस्ट्रॉयर्स को, अपने फ्रिगेट्स को भी इंडियन फैसिलिटीज में भेजेंगे रिपेयर के लिए? नाउ दैट डिपेंड्स. व्हाई? because because what the US decision makers are saying, that they are saying that the ball lies in India's court. Why? Because we have to be clear about the need for a strategic cooperation with the US Navy, and of course if we are strategically cooperating with the US Navy, we cannot have a strategic or tactical understanding with the Russians. That is what America is saying, that you get rid of the Russians, you get rid of whatever kind of alliance you had with Russia as far as military alliance is concerned, as far as weapons are concerned, and you become more strategically engaged with us. Then obviously we can explore more options. जैसे आज हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो हम कल को आपको भी जाके दे सकते हैं. So this is the message which America is saying, that the ball lies in India's court, not in our court. Now, लास्ट में दोस्तों बात करेंगे what is causing your आर्कटिक वार्मिंग. देखिए बहुत जनरल सा टॉपिक है, ऐसा नहीं कोई नई बात है यहाँ पे जो समझने को मिल रही है. स्कूल में भी हम पढ़ते रहते हैं जिसके बारे में पोलराइज कैप्स मेल्ट कर रही हैं. एनवायरनमेंट में इसको लेके काफ़ी कवरेज की जाती है. तो ये टेक्स्ट कंटेक्स्ट पेज में आया था, और मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट कंटेक्स्ट पेज में जो आर्टिकल्स आते हैं ये अपने आप में ही क्वेश्चन आंसर वे में आंसर्ड रहते हैं. तो इसमें से कोई क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं बनती, अपने आप ही एक क्वेश्चन आंसर वे में आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो क्यों इसके बारे में डिस्कस करें. फिनलैंड का जो मीटरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश करी थी रिसेंटली, और ये कहा था कि चलो जो ग्लोबल जो हम अगर हम ग्लोबल तापमान की बात करें धरती का, तो वो तो बढ़ ही रहा है ना. और ये चैलेंज है कि कैसे हम ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको हम कंटेन कर सकें कि भी 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा वो इंक्रीज ना करेगी. यानी कि अगर आज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लेट्स से 15 डिग्रीज है, तो हमारी कोशिश है कि भाई 2100 तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, भाई जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्रीज या 18 डिग्रीज ना हो. लेकिन रिपोर्ट ये बताती है, चलो वो बात तो एक तरफ है. आर्कटिक की बात करें, आर्कटिक और गर्म हो रहा है. आर्कटिक 3 गुना, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं 4 गुना, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं 3 गुना. आर्कटिक 3 से 4 गुना ज्यादा गर्म हो रहा है, आर्कटिक रीजन जो है, एज कंपेयर टू द प्लैनेट. और ये जो वार्मिंग है ये ज्यादातर सीमित है कहां पे, जो यूरेशियन पार्ट है आर्कटिक का, तो जहां पे आपका बैरेंट सी आ जाता है, कारा सी आ जाता है. अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा अंत में जाके. आपका नदर्न पार्ट ऑफ रशिया आ गया, नॉर्वे आ गया, यहां तक कि यहां पे रिपोर्ट ये बताती है कि ये इतने ज्यादा गर्म हो रहे हैं कि 7 गुना ज्यादा ये गर्म हो रहे हैं दैन द ग्लोबल एवरेज. ठीक है. नाउ अब यहां पे कुछ क्वेश्चन की बात आ जाती है. अर्लियर स्टडीज दे हैव प्रूव दैट आर्कटिक इज वार्मिंग 2 और 3 टाइम्स फास्टर. लेकिन रीसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि जो रीजन है ये बहुत जल्दी से, बहुत डायनेमिकली बदल रहा है. अब इनफैक्ट जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट मॉडल्स भी है ना, ये भी एक्यूरेटली नहीं बता सकते, एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में आर्कटिक रीजन में क्या चेंज आएगा. बट हम ये बात बहुत बार पढ़ चुके हैं कि आइस कैप्स मेल्ट कर रही हैं. अब यूरोप की गर्मियों की बात करें ना, यूरोप में भी देखिए कितनी फॉरेस्ट फायर्स का भी हमने अभी सिलसिला देखा था. पोर्चुगल में, स्पेन में कितनी गर्मी है, 47-48 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर है. ठीक है. और ये अब जो चीज़ें हो रही हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ये चीज़ें सच हैं, ये चीज़ें झूठ नहीं है, और ये सभी को इम्पैक्ट करेगा. ये नहीं है कि भाई आर्कटिक में जो हो रहा है वो सिर्फ आर्कटिक तक ही सीमित है, वो सभी को इम्पैक्ट करेगा. सी लेवल्स इंक्रीज करेंगे. आइलैंड जो है, आइलैंड नेशंस हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके लिए खतरा है. अगर सी लेवल ज़्यादा राइज कर जाएगा तो वो सबमर्ज हो जाएंगे, अगर इतना वो मेल्ट कर गया आर्कटिक और अंटार्कटिक की अगर हम बात करें. ना देखिए ग्लोबल वार्मिंग की जहां पे बात आती है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज मैन मेड एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यहां पे आ जाती है. ठीक है. और जो हमारा एवरेज तापमान है हमारी धरती का, हमारी दुनिया का, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. कोशिश आईपीसीसी की रिपोर्ट बार बार आती रहती है, कहती रहती है कि भाई आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन आपका जो एवरेज टेम्परेचर है दुनिया का वो अब बढ़ के रहेगा, 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ेगा. इनफैक्ट काफी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भाई 2050 तक ही ये जो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस की लिमिट है वो तभी ब्रीच हो जाएगा. ठीक है. अब कोई भी चेंज हो, अब देखिए वैसे तो अक्रॉस द प्लैनेट, ये नहीं कि सिर्फ आर्कटिक में ही हम ये फिनोमेना देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में हो रहा है. लेकिन कोई भी चेंज हो सरफेस एयर टेम्परेचर में या नेट रेडिएशन बैलेंस में, है ना. देखिए स्नो के जो स्नो है ना, स्नो है, पोलर आइस कैप्स, इनका जो अल्बेडो इफेक्ट है, यानी कि जो उनकी जो क्षमता है, एबिलिटी है टू रिफ्लेक्ट बैक हीट, वो सबसे ज्यादा है, इवन मोर देन लैंड एंड ओशन. ये अल्बेडो इफेक्ट के बारे आप पढ़ते रहते होंगे एनवायरमेंट में. ठीक है. अब ये जो किसी किस्म का चेंज सरफेस एयर टेम्परेचर में हो या नेट रेडिएशन बैलेंस में हो, ये बहुत ज्यादा लार्जर चेंज क्रिएट कर सकता है नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों के लिए. इसको हम कहते हैं पोलर एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफाई करना, है ना, बहुत तेजी से जो पोलर आइस कैप्स जो मेल्ट कर रही हैं. नाउ अगर हम कॉजेस की बात करें, देखिए यहाँ पे आइस एल्बर्टोस फीडबैक की बात आ जाती है. जैसे कि हम जानते हैं, आपने आई एम श्योर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, आई थिंक 7th क्लास की एनसीईआरटी है, और आपने एनवायरमेंट में भी पढ़ा होगा कि जो सी आइस और स्नो है उनका बहुत हाई एल्बेडो इफेक्ट होता है. ठीक है. यानी कि एल्बेडो मींस द मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सर्फेस, इंप्लाइंग व्हाट मींस के इनकी जो कैपेबिलिटी है ऑफ रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ये बहुत ज्यादा है एज अपोज टू वाटर एंड लैंड ऑल्सो.
और आर्कटिक के केस की बात करें, जो ग्लोबल वार्मिंग है, दिस इज रिजल्टिंग इन व्हाट, दिस इज रिजल्टिंग इन डिमिनिशिंग द सी आइस, ठीक है। और देखिए जितना जल्दी से सी आइस मेल्ट करेगा और आर्कटिक ओशन और ज्यादा सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता रहेगा और ज्यादा सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक करता रहेगा, देयरफॉर दिस विल ड्राइव द पोलर एम्प्लीफिकेशन। अब देखिए टाइम टू टाइम स्टडीज आती रहती हैं आर्कटिक के बारे में, ऐसा नहीं कि पहली बार ये फिनलैंड की कुछ स्टडी पब्लिश करी गई है, ठीक है। तो मई 2021 में भी एक आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्टडी आई गई थी जिसने ये बताया था, अब ये फिनलैंड की स्टडी बताती है कि 4 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, 4 गुना ज्यादा गर्म हो रहा है आर्कटिक सर्कल एज कम्पेयर टू द प्लैनेट। पहले 1 साल पहले ये बताया गया था कि आर्कटिक वाज वार्मिंग ट्वाइस एट द ग्लोबल रेट, ठीक है। नेवरदलेस वो ट्वाइस हो, थ्राइस हो या 4 टाइम्स हो, गर्म हो रहा है आर्कटिक जो रीजन है वो बहुत गर्म हो रहा है और जो पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर देखिए अगर प्लैनेट जो है, इफ द प्लैनेट इज वार्मर बाय 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, तो जो चांसेस हैं सी आइस के, आर्कटिक सी की यहां पे बात हो रही है कि जो सी आइस के जो डिसअपीयर होने के चांसेस हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेल्ट कर जाएगी सारी की सारी जो सी आइस है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने इस आर्टिकल में शेयर करी है, जो कि ग्रीनलैंड की यहां पे बात करी जा रही है। ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है वो बहुत अलार्मिंग रेट में मेल्ट कर रही है। अब जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है ऑफ सी आइस दैट इज वेरी लो, यानी कि आइस बहुत जल्द, देखिए ऑब्वियसली गर्मियों में तो आइस मेल्ट करती है, लेकिन गर्मियों में आइस बहुत ज्यादा मेल्ट कर रही है। जो आइस है यानी कि जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आइस है वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है पिछले 20-22 सालों में, ठीक है। और जो आइस फॉर्म भी हो रही है वो यंग एंड थिनर आइस है, दैट इज रिप्लेसिंग द ओल्ड एंड थिकर आइस शीट्स। थिकर आइस शीट जो होंगे, जो ओल्डर आइस शीट्स होंगे, उनको मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। जो यंगर और थिनर आइस है जो कि एक्यूमुलेट हो रही है आफ्टर एवरी चेंज इन सीजन, वो जल्दी मेल्ट होती है। इनफैक्ट द ग्रीनलैंड आइस शीट दिस सॉ अ शार्प स्पाइक इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ मेल्टिंग between July 15 to 17 of 2022. Now the unusual summer temperatures in Europe, the forest fires which we are seeing, now this is resulting in a melt of 6 billion tons of ice every day. That's quite a lot. तो दोस्तों यहाँ पे मैप आ जाता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड सी आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि आर्टिकल में मेंशन थी, जो कि हमने डिस्कस करी है, एक आपका बारेंट सी यहाँ पे आ जाता है, ये आपका कारा सी आ जाता है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया यहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, ये एरिया जो है आर्कटिक रीजन का, ये बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है और इन्हीं जगहों के बारे में आपको यहाँ पे आर्टिकल में भी मेंशन दिखेगा। नाउ फैक्चुअल बात है, डू यू नो जो ग्रीनलैंडिक आइस शीट है दिस होल्ड सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस ओनली आफ्टर अंटार्कटिका। तो बहुत क्रूशल है सी लेवल को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट 2019 में दिस वाज द सिंगल बिगेस्ट कॉज फॉर द राइज इन द सी लेवल विच वाज अबाउट 1.5 मीटर्स। अगर ये कंप्लीटली शीट ग्रीनलैंड की मेल्ट कर जाती है तो सी लेवल जो है वो 7 मीटर राइज कर जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, अनयूजुअल जो अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल्स आती हैं, इस तरह के इवेंट्स और ज्यादा आते रहेंगे। कहां पे? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। और अगर इतना ज्यादा सी लेवल बढ़ जाएगा तो दिस इज केपेबल ऑफ सबस्यूमिंग द आइलैंड्स एंड मेजर कोस्टल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अब ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जो वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक ओशन है या जो वार्मिंग ऑफ द सीज इन द रीजन है, ठीक है। अब एसिडिफिकेशन है पानी का, वो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस होंगे सैलिनिटी लेवल्स में, सलाइन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ रेनफॉल वो भी ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर ये जो आइस मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट, अब ये आइस में क्या कैप्चर्ड है? कार्बन है, मीथेन है। तो आइस मेल्ट के चलते कार्बन और मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से जो वहां पे लोग रहते हैं, जो वहां का फ्लोरा एंड फौना है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो दैट कुड लीड टू वाइड स्प्रेड स्टारवेशन एज वेल। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि वहां पे, वहां के वातावरण की, वहां के लोगों को, वहां पे जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, और या वहां के जो जानवर हैं, तो ये सब चीजों को वहां पे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यहां पे बात आती है मुद्दे की, इंपैक्ट ऑन इंडिया। देखिए हमने आर्कटिक पॉलिसी के बारे में फ्यू मिनट सीरीज में पढ़ा था, हमने अंटार्कटिका पॉलिसी के बारे में फ्यू मिनट सीरीज में पढ़ा था। हमारी इंडिया की बहुत एक्टिव एंगेजमेंट है, चाहे वो आर्कटिक सर्कल हो, चाहे वो अंटार्कटिक सर्कल हो। ग्लोबल कॉमन्स है, कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक और अंटार्कटिक इंडिया के लिए भी कंसर्न है। ये तो है नहीं कि वहाँ पे न्यूक्लियर हम कोई प्रोग्राम्स बना रहे हैं आर्कटिक में या अंटार्कटिक में, ठीक है। कोई कॉलोनाइज करने का तो इरादा हमारा नहीं है, है ना। अब साइंटिस्ट अक्सर इस बात को सोचते रहते हैं कि जो इम्पैक्ट है ये चेंजिंग आर्कटिक का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो अगर हम मॉनसून्स की बात करें हमारे सब कॉन्टिनेंट में। देखिए अब हम बहुत डिपेंडेंट है मॉनसून्स के ऊपर, खास करके अगर हम अपनी एग्रीकल्चर की बात करें, वाटर या फूड सिक्योरिटी की बात करें। और देखिए ये बात तो तय है, ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें आइसोलेशन में नहीं है। जैसे अब एक तरह से ना ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये भी ग्लोबलाइज्ड हो चुका है ना। जो चीज आज यहाँ पे हो रही है उसका इंपैक्ट किसी और जगह पे भी होगा। तो हम सही मायने में ग्लोबलाइज हो चुके हैं, बल्कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ने तो ये बात सिद्ध कर दी है कि हम कितने ज्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इन मुद्दों तक भी सीमित है। अब साइंटिस्ट ने यह पता करा है कि जो रिड्यूस्ड सी आइस है बैरेंट सी में, कारा सी में, इसके चलते बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स रहते हैं इंडिया में, स्पेशली सितंबर अक्टूबर में।
अब ये जो चेंजेस हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ड्यू टू डिमिनिशिंग सी आइस, दिस इज कंबाइनिंग विद द वार्म, तो साथ के साथ जो पैरेलली जो हमारे जो टेम्परेचर्स हैं इंडियन ओशन में, अगर हम अरेबियन सी की बात करें, जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत एक पैरेलल इफेक्ट चल रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात आ जाती है क्योंकि वहां पे आइस मेल्ट कर रही है, तो यहां पे इफेक्ट क्या है, यहां पे जो तापमान है अरेबियन सी में वो बढ़ रहे हैं और इसके चलते मॉइस्चर बढ़ रहा है, इसके चलते एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें आगे भी होती रहेंगी, ठीक है। अब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये बताती है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 में कि जो सी लेवल है ना अलोंग द इंडियन कोस्ट, तो सी लेवल अगर बढ़ेगा, अगर आइस मेल्ट हो रहा है, सी लेवल बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके चलते जो हमारा कोस्ट लाइन है, जो हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं, वो सबमर्ज हो सकती हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज को बहुत नुकसान है अगर सी लेवल बढ़ता है बिकॉज ऑफ द पोलर आइस कैप्स मेल्ट। और जैसे कि एक सेइंग होती है ना, मूवीज में देखते हैं, व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टेज इन वेगास, है ना, जैसे वो हम मूवीज में कई बार देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक बात करी गई है कि जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है, ये इस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इन आर्कटिक वो केवल आर्कटिक तक सीमित नहीं है, उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो रैमिफिकेशन है, वो पूरी दुनिया में ही देखने को मिलेगा। चलिए, तो आपको क्या पता है, ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा 2014 में हमने डिप्लॉय करा था INDARC, जो कि पहला हमारा अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी था स्वालबर्ड में, ठीक है। हमारा जो रिश्ता है स्वालबर्ड के साथ 1920 के ज़माने से है, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा स्वालबर्ड के साथ, ठीक है। स्वालबर्ड आर्किपेलागो जो कि नॉर्वे में है। नाउ दिस वाज डिप्लॉयड व्हाई टू मॉनिटर द इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द आर्कटिक ओशन ऑन द ट्रॉपिकल प्रोसेसेस सच एज द मॉनसून्स इन द सबकॉन्टिनेंट। नाउ सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, इंडिया यूएस मैरिटाइम रिलेशनशिप हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 2 decades बट स्टिल रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है और आप कल 12 बजे तक इसको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जाने से पहले सोशियोलॉजी के कोर्सेज के बारे में आपके साथ में बात करना चाहता हूं। वैसे तो हमने ऑफलाइन बैच भी शुरू करा है सोशियोलॉजी का, तो अगर आप आना चाहते हैं, चंडीगढ़ आना चाहते हैं, मोहाली आना चाहते हैं, ट्राई सिटी में कहीं रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं और आप वैसे आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और साथ के साथ अगर आप ऑफलाइन बैच नहीं भी लेना चाहते लेकिन आप घर से ही बैठ के उसी टाइम पे वो क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं जिस टाइम पे यहाँ पे क्लास चल रही है, तो आप हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास का जो मॉड्यूल है वो भी ले सकते हैं, या चाहे तो आप प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके बारे आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना, तो आप इस नंबर पे 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। बाकी दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।